हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हो कॉमर्स नॉलेज। अब पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स जाने थे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी जाने थे, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, सबके बारे में हम लोग जाने थे। अब हम लोग कंपोनेंट्स आज से स्टार्ट करें तो पहला कंपोनेंट्स है इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं कहूँगा ये वो चीज़ है जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को चलाता है, क्योंकि सब कुछ किस चीज़ के लिए होता है? ये इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, यही तीनों के लिए आपका स्टॉक मार्केट में कैपिटल मार्केट हो, मनी मार्केट हो, सब कुछ होता है आपका। निफ्टी, सेंसेक्स, सब किस चीज़ को, इसको चलाने वाला सबका क्या है? यही तीन चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग बेसिकली सबके बारे में जानते हैं। आज एक ओवरव्यू लेंगे। हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव्स का बेसिक बताने वाला हूँ। इन डेप्थ डिटेल में डेरिवेटिव्स का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी हम लोग डेरिवेटिव्स में दो चीज़ देखेंगे, एक फॉरवर्ड मार्केट और एक आपका आएगा फ्यूचर मार्केट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं इक्विटी वर्सेस डेट का। कि हमने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि किसी को भी पैसे लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे गौरव का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, उसे स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और वो अपना सारा पर्सनल इनकम उसमें लगा चुका था, जो भी उसका सेविंग्स था वो लगा चुका था, रिलेटिव से ले चुका था, और ये तीनों के बाद उसके पास क्या ऑप्शन बचा था? स्टॉक एक्सचेंज जाने का। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज वो आ जाएगा तो उसको ये तीन ऑप्शन रहेंगे। ये एक्चुअली एक ऑप्शन नहीं है, ये क्या हम लोग डील करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। अगर ऑप्शंस की बात किया जाए तो इक्विटी ऑप्शन है, एक डेथ ऑप्शन है, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, इसको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल होता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? कोई भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपको कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। उस कॉमर्शियल पेपर में लिखा रहता है कि हमने इस इंसान से इतने पैसे लिए हैं, बस इतना इसमें लिखा रहता है। इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि रिपे करेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ही रिपे करेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो रिपे नहीं करेगा। तो कॉमर्शियल पेपर नई कंपनियां यूज नहीं कर सकती। कोई भी ब्रांडेड कंपनी का ही कॉमर्शियल पेपर लेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो वो आपको रिपे नहीं करेगा। तो ये होता है आपका अनसिक्योर्ड लोन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कॉमर्शियल पेपर। फिर बात करते हैं हम लोग, तो ये मुझे बस बताना था अनसिक्योर्ड लोन को यहाँ पे। अब इक्विटी और डेथ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इक्विटी जब कोई भी कंपनी इशू करती है तो वो अपने ओनरशिप का एक पार्ट देती है। ओनरशिप नहीं दे देती है, एक फ्रैक्शन देती है ओनरशिप का। तो अगर कोई कंपनियां नहीं चाहती है कि हमारा ओनरशिप जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन है हम किसी और के साथ शेयर करें, तो वो इक्विटी पे नहीं जाएगी, तो वो किस पे जाएगी? डेथ पे। इफ दे डोंट वांट टू शेयर ओनरशिप, तो किस पे जाएगी? डेथ पे। लेकिन डेथ में क्या होता है? आपको किसी भी कीमत पे उसे पे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे दो चीज। एक क्या था आपका? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या डेथ का? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितनी भी चीज होती है उसमें चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। तो विथ डेप्थ भी सेम ही आपका, इन केस ऑफ लॉस भी आपको पे करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन केस ऑफ लॉस आप पे नहीं करोगे, प्रॉफिट होगा तो ही दोगे। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है इक्विटी के साथ। और डेथ के साथ आपको रेगुलर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी में बहुत बार होता है कि जो डिविडेंड मिलने वाला होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो कंपनियां बताती है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो अभी आपको शेयर नहीं देंगे, हम आप लोग को बाद में दे देंगे। स्टॉक डिविडेंड के थ्रू दे सकते हैं या शेयर स्टॉक स्प्लिट के थ्रू दे सकते हैं। तो अभी कुछ कंपनियां स्टॉक स्प्लिट में गई थी। बहुत लोग को जानना रहता है स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। बेसिकली स्टॉक स्प्लिट हुआ, अगर आपके पास एक शेयर है किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस का आपके पास एक शेयर है और कंपनी 1:2 के स्टॉक स्प्लिट पे गई,
मतलब जिसके पास एक शेयर है, आप उसका शेयर कितना, एक से दोगुना कर दिया जाएगा, 1 × 2। आप उसके पास कितना शेयर रह गया, 2। जिसके पास 2 था उसका कितना हो गया, 4। जिसके पास 4 था उसका 8। यही होता है स्टॉक स्प्लिट। और स्टॉक स्प्लिट आपके कैपिटल को बढ़ा देती है, वो तो डबल कर देती है, जितने के रेशियो में होगा उतना में कर देती है। तो ये डिफरेंस होता है इक्विटी और डेब्ट के बीच में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विटी और डेरिवेटिव्स को। इसे यहाँ से हटा देते हैं। इक्विटी वर्सेस डेरिवेटिव्स और इक्विटी में क्या अंतर है, एक मिनट। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी कंपनी का ओनरशिप लेते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप क्या करते हो, बेट करते हो। बेट किस चीज़ पे करते हो कि शेयर प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर हम लोग किस पे करते हैं, इंडेक्स पे। इंडेक्स कौन कौन सा है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। इस पे बेट करते हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर कोई पूछे ज़्यादा सेफ क्या है, किसी कंपनी के शेयर्स पे लगाना या इंडेक्स पे लगाना, तो हमेशा इंडेक्स पे लगाना होगा। क्योंकि निफ्टी का अगर बात करें तो इसे 50 कंपनी के आप शेयर पे एक साथ लगाते हो, 50 कंपनी पे लगाते हो। या सेंसेक्स की बात करें तो 30 कंपनीज पे आप एक साथ लगाते हो। इसलिए इंडेक्स पे करना ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर एक कंपनी को लॉस होता है और अगर आप उसका शेयर खरीदा है तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंपनी को, एक कंपनी को लॉस होगा तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। तो ये आपका हो गया बेसिक सा चीज़। अब बात करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेट करते हैं। मतलब क्या प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो देखते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसमें आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है जब आप शेयर खरीदोगे। You have to pay entire amount while purchasing the shares. लेकिन इसमें डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव्स में आप मार्जिन पेमेंट करते हो। मतलब क्या, अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो आपको इन केस ऑफ शेयर्स, इक्विटी की बात करें तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स आपको पूरा पे नहीं करना पड़ेगा, आप उसके कुछ मार्जिन परसेंटेज पे करोगे। फिर बात आता है रिस्क के बारे में। तो रिस्क किसमें ज़्यादा है, एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे कंपनीज पे लगाते हैं, चाहे 30 कंपनी हो या 50 कंपनी हो इंडेक्स के थ्रू, तो वो इंडेक्स का बात है। यहाँ हम लोग डेरिवेटिव्स का बात करते हैं। डेरिवेटिव्स में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, क्या है, इसमें हम बेट करते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, हाईली रिस्की होता है, कंपेरेटिवली लो होता है। ये कंपेरेटिवली लो होता है और डेथ आपका सबसे कम होता है। एक काम करते हैं, हम लोग तीनों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इक्विटी को बीच में, डेथ, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें आपको ओनरशिप मिलता है, इसमें आप उसके लायबिलिटी बनते हो, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें डिविडेंड मिलता है, इसमें आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है, इसमें मार्जिन पेमेंट करना पड़ता है, इसमें आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। लो इन रिस्क, मॉडरेट इन रिस्क, हाईली रिस्की, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस होता है। इसका सबसे कम रिस्क होता है क्योंकि इसमें इन केस ऑफ लॉस भी उसको पे करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है कि अगर लॉस नहीं होता है, मतलब लॉस हो जाता है, तब वो पे नहीं कर पाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि प्राइस जैसे बढ़ा, अगर आप प्राइस नीचे पे, प्राइस घटने पे लगाए हुए थे, बेट किए हुए थे, तो वो आपको लॉस हो गया। तो ये डिफरेंस होता है आपको डेथ, इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बीच में। और अगर ऐसा कुछ है
तो इक्विटी आपको दो टाइप का होता है, इक्विटी सॉरी शेयर आपको एक्चुअली दो टाइप का होता है। तो इसमें इसका कोई ऐसा सब डिवीज़न नहीं होता है, डेथ का ऐसा सब डिवीज़न नहीं होता है, डेरिवेटिव्स का होता है। तो अब हम लोग डेरिवेटिव्स का बात करते हैं। हम लोग अब क्या बात करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली चार टाइप का होता है। हम लोग एकदम जनरल जानेंगे अभी डेरिवेटिव्स के बारे में। क्या होता है, स्वैप, ऑप्शन, फॉरवर्ड और फ्यूचर। डेरिवेटिव्स बेसिकली चार टाइप की होती है। हम लोग ये फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट को देखते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है। तो फॉरवर्ड मार्केट को समझने से पहले एक कहानी समझते हैं हम लोग, तो आपको फॉरवर्ड मार्केट समझ में आ जाएगा। अगर एक फार्मर है, इसका नाम है राम, ठीक है। राम को ग्रेन्स उगाने में इसको लगता है 500 रुपया, ठीक है, कॉस्ट पड़ता है। ये क्या है, इसको कॉस्ट। और ये जब बेचता है तो ये क्या डायरेक्टली मार्केट में बेचेगा नहीं, कोई फार्मर से मार्केट में नहीं बिकता है, वो कंपनीज में चला जाता है। तो एक कोई बड़ा कंपनी रख लेते हैं यहाँ पे, ये वीट कंपनी है। और फिर आता है आपका मार्केट। तो अगर ये ग्रेन खरीदने में इसको कितना लगा, 500 रुपये, और जब ये कंपनी को बेचे, अगर ये 600 रुपये में सेल करता है, कितना में सेल किया, 600 में, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट एक 100 रुपीज़ का होगा। इसको इस केस में प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ का। और अगर ये बाय करता है फार्मर से, कितना में, 600 में बाय किया, और ये मार्केट में सेल किया, मार्केट प्राइस है 800, इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 200 का, ठीक है। ये बेसिक हो गया कि एक राम फार्मर है, उसको क्रॉप्स को, ग्रेन को उगाने में आपको 500 का कॉस्ट पड़ा, वो बेचा 600 में, प्रॉफिट उसको 100 रुपीज़ का हुआ। तो अब 600 में ये कंपनी खरीदा था फार्मर से, राम से, अब वो मार्केट में बेचा 800 में, तो इसको प्रॉफिट 200 का हुआ। अब थोड़ा सा इसमें कंडीशन बदल लेते हैं। ऐसे में तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कॉस्ट था, लेकिन अगर 500 रुपीज़ का कॉस्ट अगर राम को पड़ रहा है, किसी फार्मर को पड़ रहा है, और वो जब बेचे उस समय उसका प्राइस हो जाए 400 रुपये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस लग जाएगा उसको, कितने का, 100 रुपीज़ का। ये खरीदा कितना में, इससे 400 में खरीदा, ठीक है। और अगर जब ये खरीदा, बाई किया कितना में, 400 में, और ये सेल अगर ये करता है 500 में, तो इसको क्या हो गया, ये प्रॉफिट में आ गया आपका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कर दे 600, तो इसको क्या होगा, 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 600 पे खरीदे और बेचे 500 पे, तो इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 100 का। तो मार्केट जैसे चेंज होगा उसके साथ ये इनका भी प्राइस चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि ना किसी को फ़ायदा हो जाए ना किसी को लॉस हो जाए, मतलब दोनों फ़ायदा में रहे, इस चीज़ के लिए क्या करें, तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ आया, एक कॉन्ट्रैक्ट आया बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, 3 चीज़ था, फिक्स प्राइस, फिक्स डेट, फिक्स क्वांटिटी। मतलब क्या, चाहे मार्केट का प्राइस कितना भी चेंज हो, ये 400 अगर इसको कॉस्ट पड़ा है तो ये 400 से ऊपर में बेचेगा, और अगर ये 500 तक खरीद रहा है तो मतलब क्या, ये 400 में बेचेगा, ये सॉरी 500 में ये सेल करेगा कितने में, 500 में। अगर ये लोग एक किसी प्राइस पे आए हैं और ये भी क्या बाई करेगा 500 में, तो जब अगर पहले से डिसाइड हो जाएगा कि तुम भी सेल करोगे 500 में, हम भी बाई करेंगे 500 में, चाहे मार्केट का प्राइस कुछ भी हो, ये दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि दोनों पहले से डिसाइड कर चुके थे प्राइस, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका प्राइस क्या कर लिया हम लोग, फिक्स कर लिए, क्वांटिटी फिक्स कर लेंगे, कितना कुंटल, अगर वीट का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो कितना कुंटल का बात कर रहे हैं, 10 कुंटल, 20 कुंटल, कितना कुंटल का बात कर रहे हैं, और डेट में इससे फिक्स होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम लोग आगे का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ना, आगे का हम लोग क्या किए, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि ये सारी दिक्कत आएंगी, इसलिए ये पहले हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है, अगर ये सही से हो तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसमें दिक्कत कब आ जाता है, इसमें रिस्क कहाँ पे आ जाता है, अगर कोई एक पार्टी इन दोनों में से अपने कॉन्ट्रैक्ट से हट गया, और इस प्राइस को कहते हैं क्या, फॉरवर्ड प्राइस। हाँ, अगर ये दोनों में से कोई भी पार्टी अपने पॉइंट से हट गया, जैसे अगर मान के चलिए ये सेल करने का कितना डिसाइड किया था 500 पे, लेकिन अभी मार्केट का प्राइस हो गया 800, तो अगर राम इसको बेचेगा तो इसको प्रॉफिट कितना का था, कॉस्ट इसका 400 था, तो इसको इस केस में प्रॉफिट था अभी 100 रुपीज़ का। लेकिन अगर किसी और को बेचता है, क्योंकि अभी मार्केट में चल रहा है क्या 800 का प्राइस वीट का, रॉ का, तो कितना आपको 400 का प्रॉफिट इसको मिलेगा। डिफरेंस देख रहे हो, 400 और 100, किसी का भी मन घबरा जाएगा कि भाई इस पे चलते हैं, 800 पे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो और ये उल्टा भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है कि कोई और फार्मर आ गया जो बोले कि हम आपसे 300 में आप हमको बेच दो, ये खरीदने को तैयार हो जाएगा, सॉरी वो बेचने को तैयार हो जाएगा 300 में, तो इसको वहाँ पे प्रॉफिट कितना 200 का हो जाएगा। और यहाँ पे कितना में खरीद रहा था, ये 500 में खरीद रहा था, तो यहाँ पे इसको नुकसान था, वहाँ फायदा हो जाएगा। तो कोई भी एक पार्टी इससे हट सकता है, इस चीज़ से, इस कॉन्ट्रैक्ट पर से हट सकता है। तो इसी के लिए ये इस चीज़ को फॉरवर्ड मार्केट को उतना अच्छा नहीं माना गया। तो हम लोग अभी किसको डिस्कस कर रहे थे, फॉरवर्ड मार्केट। इस कारण से फॉरवर्ड मार्केट को इतना अच्छा नहीं माना गया और फॉरवर्ड मार्केट इतना चला नहीं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए क्या आया, फ्यूचर मार्केट आया। फ्यूचर मार्केट में क्या था, सारा चीज़ आपको फॉरवर्ड का ही है, बस एक चीज़ आ जाएगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फिक्स प्राइस होगा, आपका फिक्स क्वांटिटी होगा, फिक्स डेट होगा। मतलब क्या, सारा कुछ फॉरवर्ड का। इसमें क्या था आपका, फिक्स प्राइस प्लस फिक्स क्वांटिटी प्लस फिक्स रेट, ठीक है, ये रहे। और इसके साथ क्या हो जाए, लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका क्या है, फॉरवर्ड मार्केट है। तो वो क्या बना देगा, वो आपको बन जाएगा फिर फ्यूचर मार्केट। क्योंकि जैसे ही किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ तो सिक्योरिटी आ गया। किसका सिक्योरिटी आ गया, खुद वो स्टॉक एक्सचेंज इस बात को सिक्योर कर रहा है कि कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी अपने वादे से नहीं हटेगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हटेगा। तो यही आपका था फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट इसलिए बना, फॉरवर्ड मार्केट के बाद आया था फ्यूचर मार्केट। इसमें जो रिस्क था उस चीज़ को हटा करके बनाया गया, तो आपका आ गया फ्यूचर मार्केट। तो हम लोग अभी सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, इक्विटी देखें, डेट देखें, डेरिवेटिव्स के बारे में जाने, फॉरवर्ड मार्केट जाने, फ्यूचर मार्केट जाने। बेसिक लेवल पे इतना समझना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को, जिसमें आपकी बहुत सारी 2 डिपॉजिटरी है इंडिया में, NSDL, CDSL, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।